आज के इस क्लास का सभी क्वेश्चन के मॉक टेस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आज के इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का फ्री में मॉक टेस्ट आपको इन दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट आप लोग लिंक से जाकर आप लोग इस क्लास का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय और आप सभी का एक बार फिर से अजय एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, टीआरई 4 के सिलेक्शन जर्नी में आपका बहुत ही मददगार पाथ होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास होने वाला है एनसीईआरटी जीके जीएस व्याख्या सीरीज का क्लास नंबर 4। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी के सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन एग्जाम्पलर का विथ पीवाईक्यू, लगभग इसमें 3000 क्वेश्चन है। इस सीरीज को हम लोगों ने कंटिन्यू किया है और आज का ये क्लास होने वाला है क्लास नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग आज क्लास में किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो आज जो चैप्टर नंबर 5 होने वाला है शरीर में गति, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी 2022 एडिशन का है चैप्टर 5 शरीर में गति। कौन कौन सा टॉपिक है इसमें, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लस सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। मानव शरीर में गति का परिचय, शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियां जैसे मोड़ना, सीधा करना, घुमाना, वृत्तीय गति, कंकाल तंत्र का महत्व, मानव कंकाल की संरचना, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां और वक्ष पिंजर, कंधे की हड्डियां, श्रोणी यानी कि पेल्विस और पैर की हड्डियां, हड्डियों के जोड़, अचल संधि, काज संधि, गोला एवं कटोरी संधि, धुरी संधि, फिसलन संधि, मांसपेशियां और उनकी भूमिका, मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, अन्य जंतुओं में गति, केचुओं की गति, घोंघे की गति, तिलचट्टे की गति, मछली की गति और पक्षियों की गति। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की एनसीईआरटी की इस क्लास में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपने टीआरई 1, 2, 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाया होगा, तो इन सभी टॉपिक्स के आपको अवश्य क्वेश्चन देखने को मिला होगा। जितने भी लोगों का अदर सब्जेक्ट है, केवल जीएस में साइंस 8 नंबर का पढ़ना है, तो उनके लिए ये सीरीज रामबाण होने वाली है। केवल आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस सीरीज को कंटिन्यू कर लीजिए, 6 से लेकर 10 तक आप लोगों का जीएस में फुल मार्क बना लोगे। और देखिए, जिनका भी सब्जेक्ट है, जैसे प्राइमरी में 20 क्वेश्चन आएगा साइंस का और 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जूनियर टीजीटी में, तो उसमें भी ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर अप कर लेंगे, फिर इसका मैं सारे पीडीएफ को कंपाइल करके एक पीडीएफ बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ इधर उधर ना हो, एक ही पीडीएफ से आसानी से पढ़ सको। तो ये प्रॉब्लम मैं समझ रहा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अभी बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, लास्ट में मैं आप लोगों को सारे पीडीएफ को कंपाइल करके एक ही पीडीएफ बनाकर दे दूंगा। अब देखिए, बहुत से लोगों का डाउट है कि अब तो साइंस की नई वाली बुक आ चुकी है एनसीईआरटी में। तो देखिए, ये 2022 वाली एडिशन है और जो क्लास 6 की नई वाली एनसीईआरटी है उसको दिया गया है नाम क्यूरियोसिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कंटेंट कम है, इसमें कंटेंट ज़्यादा है। इसमें जितना भी कंटेंट और मटेरियल है इस वाले बुक में है, और कुछ इसमें कंटेंट को कम किया गया है, इसमें ज़्यादा है। तो देखिए, हम लोग वनडे एग्जाम पढ़ रहे हैं, तो वनडे एग्जाम के लिए हम लोग यही प्रीफर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंटेंट को अच्छे से पढ़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इस बुक की जगह पर इस बुक को रिकमेंड कर रहा और इसी बुक को मैं पढ़ा भी रहा, ताकि हम लोग इस बुक को पढ़ लेंगे तो ऑलरेडी ये वाला बुक इसमें कवर अप हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 शरीर में गति। तो चलिए, बिना समय को वेस्ट किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये जो होने वाला है हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, एसर्शन रीजन टाइप के और एमसीक्यू टाइप के, बीपीएससी टीआरई पैटर्न पर। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर का इसमें निचोड़ मिलेगा, प्रीवियस ईयर और हर एक टॉपिक को कवर अप किया जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आज के क्लास का, कथन काज संधि केवल एक दिशा में गति की अनुमति देता है, यानी कि हिंज संधि केवल एक दिशा में गति की अनुमति देता है। कोहनी और घुटना हिंज संधि के उदाहरण है। तो देखिए, पहला भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा। हिंज संधि यानी इसको बोलते हैं हम लोग कब्जा संधि भी बोलते हैं हिंज को।
कब्जा संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए, इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए जो कब्जा संधि होता है एक ही दिशा में गति की अनुमति देता है। जो कब्जा संधि हमारे शरीर में होता है दो जगह होता है, एक तो जो कोहनी का होता है, देखिए एक ही दिशा में खुलेगा बंद होगा, केवल एक ही दिशा में खुलेगा बंद होगा कोहनी में, और जो पैर का घुटना है इन दोनों जगह कब्जा यानी कि हिंज संधि पाया जाता है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी भी दिया है, घुटने की हिंज संधि होती है। हिंज एक दिशा में गति होने देता है, कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। तो कुल मिला जुलाकर हिंज यानी कि कब्जा संधि केवल एक ही दिशा में गति की अनुमति देता है, और ये हमारे शरीर में केवल दो जगह पाया जाता है, एक तो कोहनी में और दूसरा घुटने में। इसके अलावा भी और जगह पाया जाता है, परंतु जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कोहनी और घुटने से हिंज ज्वाइंट पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कथन खोपड़ी की हड्डियां अचल संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो हमारा खोपड़ी है इसकी जो हड्डियां हैं अचल होती है यानी कि फिक्स्ड होती हैं, मूव नहीं करती हैं। कथन सही है। अचल संधि में किसी भी प्रकार की गति संभव नहीं है, जैसा कि नाम ही दिया है इसका फिक्स्ड ज्वाइंट, तो फिक्स्ड ज्वाइंट में किसी भी प्रकार की गति संभव नहीं होगा। कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। एनसीईआरटी क्या कह रहा, अचल संधि फिक्स्ड ज्वाइंट, हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां होती हैं, उन संधियों से भिन्न है। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जबड़ा हो गया, निचला वाला जबड़ा। जब हम लोग मुंह खोलते हैं तो निचला वाला जबड़ा मूव करता है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, और बाकी का ऊपर का जो एरिया है ये वाला एरिया फिक्स रहता है। तो इसी को बोलते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट यानी कि अचल संधि। ये हमारे खोपड़ी में पाया जाता है, हमारे खोपड़ी में केवल हमारा निचला वाला जबड़ा मूव करता है। तो इसका सही आंसर ए। अगला प्रश्न, मानव शरीर का वह भाग जो शरीर को सीधा रखने और झुकने में सहायता करता है। तो देखिए मानव शरीर का वह भाग जो शरीर को सीधा रखने और झुकने में सहायता करता है, तो सिंपल से देखिए हम सीधे खड़े हैं और झुक गए तो झुकने में हमारा क्या मुड़ रहा, हमारा पीठ बेंड हो रहा। ठीक, तो पीठ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, जो पीठ में होता है रीढ़ की हड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोगों को आज के क्लास का क्वेश्चन बहुत ही आसान देखने को लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट दिया है हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया है। अब एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा, जैसे कि एनसीईआरटी देखिए क्या कह रहा, जो रीढ़ की हड्डी है उसको मेरुदंड कहते हैं। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। देख लीजिए जो हमारा रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड है, इसमें 33 हड्डियों से मिलकर बना रहता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। अब बताइए जो मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं हैं, इनमें कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, मेरुदंड में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करिए। अगला प्रश्न, मांसपेशियां केवल संकुचन द्वारा ही कार्य करती है। जी हाँ बिल्कुल, जो मांसपेशियां हैं केवल संकुचन द्वारा ही कार्य करती हैं। मांसपेशियों हड्डी को खींच सकती हैं पर धक्का नहीं दे सकती। जी हाँ बिल्कुल, मांसपेशी केवल संकुचित होती हैं, केवल हड्डी को खींच सकती हैं, उसको धक्का नहीं दे सकती। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। अब एनसीईआरटी क्या कह रहा, ध्यान से सुनिए, मांसपेशियां केवल हड्डी को खींच सकती हैं, उसको धक्का नहीं दे सकती हैं। एक हड्डी को चलाने के लिए दो मांसपेशियां होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम हाथ है, और हाथ में जब हमको हाथ पास लाना है तो देखोगे ऊपर की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित होंगी। जब ऊपर की मांसपेशियां, अपना हाथ लाइए, अभी अपना हाथ सामने लाइए, ये वाला दायां वाला, अब इसको ऐसे संकुचित करिए तो देखिए यहाँ की जो मांसपेशियां है कलेक्ट होंगी, यहाँ पे उभार आएगा। उभार आने का मतलब है कि यहाँ की मांसपेशियां संकुचित हो रही, और संकुचित होकर मांसपेशियां इस वाली हड्डी को खींच रही। ठीक, तो संकुचित होकर
खींची। अब इसको वापस पीछे भेजना है, तो पीछे भेजने के लिए ये वाली मांसपेशी जो ऊपर वाला है ये तो भेज नहीं सकता, फिर इसके नीचे एक मांसपेशी है, इसको भेजने के लिए दूसरी मांसपेशी कार्य करेगी। जब इसको पीछे भेजेंगे तो जो हाथ के नीचे वाली मांसपेशी है अब ये टाइट होगा, ये टाइट होकर हाथ को पीछे कर देगा और ये शिथिल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह से एक हड्डी को कार्य करने के लिए दो मांसपेशियां कार्य करती हैं। जब हम लोगों ने पास में खींचा तो ऊपर वाला कार्य किया, जब इसको बैक में ढकेलेंगे तो ये शिथिल हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि संकुचित होगा। जब संकुचित होगा तो इसको पीछे खींचेगा और ये ऐसे अपने वापस पोजीशन में चला जाएगा। अब एनसीईआरटी क्या कह रहा, आप अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। ध्यान दीजिए, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब एक सिकुड़ेगी तो दूसरी रिलैक्स मोड में रहेगी, जब दूसरी सिकुड़ेगी यानी कि संकुचित होगी तो पहला वाला रिलैक्स मोड में हो जाएगा। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है, युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। अब यहाँ पर देखिए, एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो देखिए, वृत्तीय गति का उदाहरण जो कंधे का घुमाव है, अपना हाथ आगे लाइए, अभी अपना हाथ आगे लाइए और घुमाइए। देखिए ये क्या है, पूरा सर्कुलर मोशन हो रहा, तो ये वृत्तीय गति का उदाहरण है, कंधे का घुमाव। पंखे के पंखों की गति, मूवमेंट ऑफ फैन ब्लेड, आल्सो ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पसलियां हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। जी हाँ, पसलियां यानी कि जो रिब है, हमारी जो चेस्ट की हड्डियां होती हैं, इसके अंदर हमारा लंग्स होता है और हार्ट होता है, तो ये दोनों हृदय और फेफड़े दोनों की रक्षा करती हैं। पसलियां वक्ष पिंजर बनाती हैं। रिब्स फॉर्म द रिब केज, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब एनसीईआरटी क्या कह रहा, देखिए एनसीईआरटी कह रहा है कि गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए, अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। गहरी सांस भरिए, फिर इस यहाँ की जो अस्थियां हैं इसका अनुभव करिए। तो देखिए आप इन यहाँ की अस्थियों काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जो हमारी पसलियां हैं आप गिन सकते हैं। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि देख लीजिए सभी पसलियां मुड़ी हुई हैं और इसका काउंटिंग करके देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से की पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पसलियां कितनी होती हैं, 12 होती हैं। फिर से काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो फिलहाल इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, धुरी संधि का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ पाइवोट ज्वाइंट। तो गर्दन और सिर के बीच पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है। देखिए धुराग्र संधि या धुरी संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो गर्दन हो गया और ये जो सिर हो गया, इसको जो जोड़ने वाली संधि होती है क्या कहलाती है, पाइवोट ज्वाइंट या धुराग्र संधि। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा गर्दन और सिर के बीच का जोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
आज मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोगों का आज के क्लास में 20 आउट ऑफ 20 आएगा। आपका जितना भी स्कोर आएगा इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अगले वाली क्लास में मैं आपका नाम यहां पर बोर्ड पीडीएफ पे रखूंगा। इससे क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं पढ़ने के लिए, और आप अपने आप को डेली चैलेंज करिए कि आज की क्लास में मैं कितना स्कोर करूँगा। और जो आप लोग इसका लिंक है मॉक टेस्ट का, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। वहां पर जो मैक्सिमम नंबर स्कोर करेगा उसका भी मैं नाम यहाँ पर बोर्ड पे लगाऊंगा। अगला प्रश्न, केचुए में हड्डियां नहीं होती। जी बिल्कुल, जो केचुआ होता है अर्थवॉर्म, इसमें हड्डियां नहीं होती, कथन सही है। केचुए की गति मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से होती है। जी बिल्कुल, केचुए में जो मूवमेंट होता है मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से होता है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है, परंतु जी नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखिए, केचुए में हड्डियां नहीं है, ये इसका अच्छी चीज है, केचुए में हड्डी नहीं होती, परंतु जो कारण है केचुए की गति मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से होती है। कथन अलग स्टेटमेंट दे रहा, कारण अलग स्टेटमेंट दे रहा। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु दोनों का आपस में कोई लिंकअप नहीं है, कोई संबंध नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, परंतु उनका आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि एक बता रहा हड्डी नहीं होती है और एक बता रहा कि उसमें गति कैसे होती है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए एनसीईआरटी क्या कह रहा। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। तो देख लीजिए, इसमें हड्डियां नहीं पेशियां होती हैं जो इसको चलने में और आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। केचुआ केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको पता होगा केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। जब मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा तो उसमें पर्याप्त मात्रा में जो मिट्टी के अंदर तक ऑक्सीजन चला जाएगा, इससे हमारी जो मिट्टी है उपजाऊ हो जाती है और फसलों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है खेत में जब केचुए अधिक मात्रा में होती हैं, क्योंकि वो मिट्टी को भुरभुरा कर देंगे और उसमें जो ऑक्सीजन का या विभिन्न प्रकार की जो गैसेज होती है उनका फ्लो अच्छे तरीके से होता है। तिलचट्टे की गति में सहायक संरचनाएं हैं। तो देखिए, जो तिलचट्टा होता है इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं और ऑब्वियस है तिलचट्टा का गति देने के लिए उसका पैर सहायक होगा। 2 जोड़ी पंख होते हैं, तिलचट्टा उड़ भी सकता है तो उड़ने के लिए उसको पंख चाहिए, तो इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं। शरीर के खंड जो उसका बॉडी होता है सेगमेंटेड होता है, तो ये भी उसको चलने में और उड़ने में सहायता करता है, उसका सेगमेंटेड बॉडी। ए बी और सी तीनों सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब एनसीईआरटी क्या कह रहा, तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। देखिए, जमीन पर, दीवार पर और वायु में तीनों जगह चलता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के लिए समय उसके पैरों को गति देती हैं। तो देखिए एनसीईआरटी यहाँ पर तिलचट्टे के बारे में क्या कह रहा। अगला प्रश्न, मछली के शरीर का वह आकार जो उसे जल में तैरने में सहायता करता है। तो मछली का जो धारा रेखीय प्रवाह होता है, यानी कि धारा रेखी शरीर होता है, उसे तैरने में सहायता प्रदान करता है जल में। एनसीईआरटी क्या कह रहा, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है।
इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली के अनुसार शरीर को मुड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। तो जो मछली का शरीर होता है धारा रेखीय प्रवाह होता है, धारा रेखीय के कारण ही वह जल में आसानी से तैर सकती है। अगला प्रश्न, पक्षियों की हड्डियां हल्की और खोखली होती है। बिल्कुल, पक्षियों की हड्डियां हल्की और खोखली होती हैं, कथन सही है। कारण, इससे उन्हें उड़ने में सहायता मिलती है। जब हड्डियां हल्की और खोखली होंगी तो उन्हें उड़ने में सहायता मिलेगा। कथन और कारण दोनों सही है और दोनों का आपस में संबंध भी है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। पक्षी के बारे में देखिए एनसीईआरटी क्या कह रहा, पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि खुला रिक्त स्थान होता है, वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़ने रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न, फिसलन संधि पाई जाती है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट इज फाउंडेशन। तो जो फिसलन यानी कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है ये पाया जाता है कार्पेल, कलाई में पाया जाता है और टखना एंकल में पाया जाता है, उंगलियों में नहीं। अब यह ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता क्या है, जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है जो हड्डियां एक के ऊपर एक रहती हैं और आपस मतलब वो मूवमेंट के लिए एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं। जैसे कि जो हमारा मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ में 33 हड्डियां पाई जाती हैं और ये इसका भी जो ज्वाइंट होता है रीढ़ में ग्लाइडिंग होता है, आपस में सभी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, स्लिप करती हैं। तो इसमें जो मूवमेंट होता है हड्डियों का एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने से होता है। तो ये पाया जाता है हम लोगों का कार्पल यानी कि कलाई में पाया जाता है और एंकल टखने में पाया जाता है। यहाँ पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, श्रोणि गर्डल शरीर के निचले भाग को सहारा देता है। यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। पेल्विक ग्राइडल सपोर्ट्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। यहाँ पर बात हो रहा पेल्विक के बारे में। कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। जो पेल्विक होता है शरीर के निचले हिस्से को सहारा देता है, यानी कि यहाँ पर जो होता है रीढ़ की हड्डी के निचले वाला भाग पेल्विक वाला हड्डी, और यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रहा, यह जो संरचना है इस संरचना को क्या बोलते हैं, श्रोणि अस्थि। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं और यह हड्डी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है और हमें बैठने में सहायता प्रदान करता है, जिसके सहारे हम क्या करते हैं, बैठते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग दोनों में भाग लेता है। तो बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग दोनों में भाग लेने वाला जो है मांसपेशियों की जोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, मांसपेशियों की जोड़ी। एनसीईआरटी क्या कह रहा, फिर से इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको पढ़ा था कि एक हड्डी को कार्य करने के लिए दो मांसपेशियां आपस में कार्य करती हैं। एक मांसपेशी जब सिकुड़ेगी तो दूसरी शिथिल अवस्था में जाएगी, जब दूसरी सिकुड़ेगी तो पहली शिथिल अवस्था में जाएगी। तो एक हड्डी को मूव कराने के लिए मांसपेशियों की एक जोड़ी कार्य करती है। मांसपेशियों की एक जोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, घोंघे की गति में सहायक है पेशीय पाद, श्लेष्मा स्राव, लहरदार संकुचन। तो देखिए
जो घोंघे की गति में यानी कि स्नेल में मूवमेंट होता है मस्कुलर फूड से होता है, श्लेष्मा स्राव यानी कि सिक्रेशन ऑफ म्यूकस से भी होता है, और लहरदार संकुचन वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, उसके मूवमेंट में ये तीनों चीजें भाग लेती हैं। ए बी सी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एनसीईआरटी क्या कह रहा, किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए, क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है, इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए, जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में ये सब बताया गया है, परंतु जो घोंघे के मूवमेंट में ये तीनों चीजें भाग लेती हैं, पेशीय पाद यानी कि मस्कुलर फूड, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं घोंघे के लिए उसके मूवमेंट में। अगला प्रश्न, रीढ़ की हड्डी कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, कथन सही है, कारण इससे शरीर को लचीलापन मिलता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। और जो रीढ़ होता है यह 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है और इसी 33 प्रकार की कशेरुकाओं के बनने की वजह से ये काफी ज्यादा लचीला होता है और इसमें जो ज्वाइंट होता है इसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो देखिए जो घुटना है इसमें हिंज संधि पाया जाता है, घुटने में हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। कुल्हा यानी कि जो हिप हो गया और कंधा शोल्डर, इस दोनों में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता क्या है इसको देखिए, देखिए जो कंदुक खलिका संधि हो गया यानी कि हिप्स वाले एरिया पर हो गया, यहाँ पर कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। इसको देखिए कंदुक खलिका संधि बिल्कुल कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं एक कटोरे के समान संरचना होती है और इसमें हड्डी जुड़ी रहती है और ये मूव करती है। तो यहाँ की जो संरचना कौन सी है, कंधे वाला और कुल्हे वाला एरिया में यही वाली संधि पाई जाती है। और एनसीईआरटी क्या कह रहा, गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए, क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है, क्या कागज का बेलन भी घूमता है। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों को उपरोक्त प्रकार की संधि का उदाहरण दे सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है सभी प्रकार की दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा ए और बी, तो क्या निकल के जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा। कंकाल तंत्र का कार्य है, जो स्केलेटन सिस्टम इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर को आकार देना, आंतरिक अंगों की रक्षा करना। जी हाँ बिल्कुल, जो स्केलेटन सिस्टम है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है और हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है, आकार भी देता है, शेप, गति में सहायता भी करता है। जी बिल्कुल, कंकाल तंत्र से ही हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या कहा है कंकाल तंत्र के बारे में आप लोग देख लीजिए। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे, संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। ढांचा क्या हो गया, उसका कंकाल तंत्र हो गया यानी कि स्केलेटन सिस्टम। मानव में ऊपरी जबड़ा अचल होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो ऊपरी वाला जबड़ा है अचल फिक्स्ड होता है और जो मूवमेंट करता है केवल हमारा निचला वाला जबड़ा मूवमेंट करता है। यह खोपड़ी से जुड़ा रहता है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। अचल संधि के बारे में दिया गया है कि ये वाला जो नीचे वाला जबड़ा है यह केवल मूव करता है और ऊपर वाला जो जबड़ा है फिक्स रहता है। ये ऊपर वाला एरिया जो है क्या है, फिक्स रहता है। अचल संधि इसको बोलते हैं, फिक्स्ड ज्वाइंट। निम्न में से कौन रोटेशन का उदाहरण है,
गर्दन का दाएं बाएं घूमना, तो देखिए गर्दन का दाएं बाएं घूमना ये एक प्रकार का रोटेशन है, तो ऑप्शन ए सही है। हाथ का ऊपर नीचे होना, हाथ का ऊपर नीचे होना ये रोटेशन नहीं है। घुटने का मुड़ना ये भी रोटेशन नहीं है। तो इसमें केवल जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्न को किया, और देखिए आज की क्लास को पढ़ाकर बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि क्या है कि चीज़ें फिक्स हैं, स्टैटिक हैं, मतलब इसमें बहुत डीप लेवल से पढ़ा कर समझाया नहीं जा सकता, बहुत ही मतलब समझ रहे हो, केवल चीज़ें देख लोगे समझ लोगे। अब मतलब कि अब मैं क्या समझाऊं। अब जैसे कि इस ये वाला प्रश्न हो गया अचल संधि में, अब इसमें मैं कितना ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करूं, कितना ज़्यादा समझाऊं। तो आज का ऐसा टॉपिक था ना जिसको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके नहीं पढ़ाया जा सकता, मतलब बहुत ही बोरिंग हो जाएगा जितना डीप खोजोगे। तो इसीलिए मैंने आज के टॉपिक को मतलब सरफेस लेवल पे एवरेज रखने की कोशिश किया। और आप लोगों का कितना 20 में से कितना 20 आउट ऑफ 20 किसका किसका आया जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो बोर्ड पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जितने भी लोग नए हैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में पिन भी किया हुआ है, और इसका टेस्ट का लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम पर है। तो जाइए आप लोग अवश्य इसका मॉक टेस्ट दीजिए। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइए। कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास में।